आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो विषय लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ वो विषय है रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संवेगात्मक विकास में किस तरह से अध्यापक और अभिभावक अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मेरा संक्षिप्त परिचय है जो स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी हम एक इमोशनल डेवलपमेंट की वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ इमोशंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और हमने डिस्कस किया था इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, और हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। ये मैंने इस पे यूट्यूब का लिंक दिया है। ये जो वीडियो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इससे पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इमोशनल बिहेवियर की। इमोशनल बिहेवियर का अर्थ है संवेगात्मक व्यवहार। संवेगात्मक व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है, शिशु है, उसका पहला संवेगात्मक व्यवहार हम कब देखते हैं? हम तब देखते हैं जब जो तीव्र उद्दीपन होते हैं जो कि उसे प्रेरित करते हैं कि वो कोई सामान्य उत्तेजना प्रदर्शित कर सके, तब हम ये व्यवहार को देख पाते हैं। दोस्तों, जब हम इस व्यवहार को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि धीरे धीरे जब बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है और बेसिकली जो संवेगात्मक जो दृष्टि से जो विकास हम देखते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हम देखते हैं, तो जब 3 मास का बच्चा होता है तो 3 मास के बच्चे में जो संवेगात्मक स्थिति है, जो हम सामान्य उत्तेजना की बात कर रहे हैं, वो दो तरह के संवेग हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक होता है कष्ट और दूसरा होता है खुशी। कष्ट, जब उसे कोई भूख लगती है, वो रोता है, चिल्लाता है, तो उसके रोने की ध्वनि अलग ही होती है, अर्थात वो कष्ट का अनुभव करता है तो उसको प्रदर्शित करता है। दूसरा है खुशी। खुशी, आप देखते हैं जब बच्चा जो है वो भरा पेट होता है, उसको भूख नहीं लगी है, तो उसको आप गुदगुदी भी करते हैं तो वो खेलता है, किलकारियाँ मारता है। तो ये जो स्थिति है, ये खुशी की स्थिति है। तो उद्दीपन जो वहाँ पे प्रस्तुत किए गए, उसके साथ उसके लिए जो सामान्य उत्तेजना वहाँ पर कष्ट और खुशी के रूप में वह प्रदर्शित करता है। फिर इसी को बढ़ते हुए जब वो 2 वर्ष का होता है तो वो उसमें भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और अधिक प्रसन्नता, स्नेह इत्यादि के संवेग भी उसमें प्रदर्शित होने लगते हैं। यही प्रदर्शित आगे बढ़कर हम देखते हैं 5 वर्ष की उम्र तक जब वो पहुंचता है तो उसमें शर्म, चिंता इत्यादि भी जुड़ जाते हैं। दोस्तों, जो भी संवेग वो सीख चुका है, जो उसने जाने हैं, अनुभव किए हैं, वो आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। अगली स्टेजेस में जैसे हम आयु में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वो उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं और संवेग भी। तो इन संवेगों की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो इन संवेगों का विस्तार कम होता जाता है। हम ये देखते हैं कि फिर हम उनके बीच में अंतर भी कर नहीं पाते हैं, वो भी करना हमारे लिए संभव सा नहीं हो पाता है। हम ये देखते हैं कि ये जो संवेग है, इनकी जो भिन्नता इनमें पाई जाती है, वो किस कारण से पाई जाती है। इसके लिए शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, उसका मानसिक स्तर भी हो सकता है, और उसकी जो परिवेश की परिस्थितियां हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर संवेगात्मक दृष्टि से जो बच्चा, अगर कोई बुद्धिमान बच्चा है तो वो अपने संवेगों पे अधिक अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाता है, बजाय कि जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है वो नहीं भी कर पाता। या फिर हम ये कहें कि जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो अधिक परिपक्व होता है जो अस्वस्थ बच्चे हैं उनकी तुलना में। फिर हम ये जो संवेगात्मक व्यवहार की बात कर रहे हैं,
इसमें दो चीज़ें आती है, एक है परिपक्वता और एक है शिक्षा। ये दोनों ही जो चीज़ें, शिक्षा और परिपक्वता, ये संवेगात्मक व्यवहार को परिमार्जित करती हैं। तो जो परिपक्वता की अगर हम बात करें, तो हमारे व्यवहार में जो परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारे जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं उस पे डिपेंड करता है। आप ये देखते हैं कि कई चीज़ें बच्चा जो है अपने परिस्थिति को कई बार समझ ही नहीं पाता है और बेमतलब में रोने लगता है और रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि वो अपने संवेगों पे उसका नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसमें परिपक्वता आती है, उसके व्यवहार में परिपक्वता प्रदर्शित होती है, तो उन चीज़ों को भी समझता है और रोना, चिल्लाना इत्यादि को वो त्याग देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे परिपक्वता भी है, वो संवेगात्मक व्यवहार विकास करती है। अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा किस तरह से संवेगात्मक परिपक्वता लेकर आती है। तो यहाँ पर अब मैं वापस अपनी स्लाइड पे वापस आऊँगी जो हम शेयर कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, उसमें हम देख रहे हैं रोल ऑफ पेरेंट्स इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो मैंने कहा था कि हम पेरेंट्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे टीचर्स की। तो पेरेंट्स इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट। ये कैसे संभव है, चलो इस पर बात करते हैं हम लोग। जो हमारा संवेगात्मक व्यवहार है वो शारीरिक विकास से भी प्रभावित होता है। जैसे हम बात करते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में एक्सरसाइज आती है, हमारा जो डेली एक्सरसाइजेज हम करते हैं अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। फिर हम जो डाइट लेते हैं, जो हमारा खान पान है, बैलेंस डाइट पे भी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे जब हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चा स्वस्थ है, जिसका बैलेंस डाइट है, जो बैलेंस डाइट लेता है, जिसका खाना पीना अच्छा है, वो बच्चा जो है संवेगात्मक दृष्टि से भी कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जब किसी को भूख लगती है और बहुत तेज़ भूख लगती है, तो अगर तो छोटा बच्चा है तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, ज़िद करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो वहाँ पे वो रोने चिल्लाने भी लगता है और इसका प्रदर्शन वो ऐसे भी कर सकता है, चीज़ों की तोड़-फोड़ में भी कर सकता है। लेकिन अगर हम वो बच्चा ना होकर के कुछ बड़ा है, तो एक लिमिट तो उसकी भी होगी जहाँ वो संवेगों को प्रदर्शित करेगा, क्रोध प्रदर्शित करेगा कि मुझे अभी तक खाना नहीं मिला। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, तो हम बच्चा जो है वो उसका इमोशंस भी प्रॉपरली डेवलप होते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटर होम एटमॉस्फेयर की। हमारा जो घर का एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक पंक्ति लिखी है कि इमोशंस आर कॉट नॉट टॉट। यहाँ पे ये पंक्ति इसलिए लिखी है क्योंकि इमोशंस जो हमारे हैं, हम उसे पढ़ा नहीं सकते, हम उसे सिखा नहीं सकते, लेकिन कैसे होने चाहिए वो हम एक रोल मॉडल प्रेजेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हमारे घर में होती हैं, तो हम किस तरह से एज अ पेरेंट हम किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से बेटर वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम अपने बच्चों के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस तरह से वो हमें देखेंगे वैसे ही वो भी अपने इमोशंस को प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना सीखेंगे। तो ये पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को फिज़िकल डेवलपमेंट उनका प्रॉपर हो, उनको प्रॉपर डाइट मिले और बेटर होम एटमॉस्फेयर वो प्रोवाइड कर सके। ये पेरेंट्स का रोल है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर्स की। टीचर्स इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है इमोशनल डेवलपमेंट में। सबसे पहली बात कि बच्चे के जो इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, बच्चे में तरह तरह के इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। उसे गुस्सा भी आता है, वो किसी से ईर्ष्या भी करता है, वो प्रेम का प्रदर्शन भी करता है, वो घृणा भी कर रहा है। मतलब अनंत
हैं, जो आप इमोशंस की बात कर रहे हैं, जो वो प्रदर्शित करता है, अलग अलग तरीके के इमोशन प्रेजेंट करता है। अब ये जो इमोशनल एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए टीचर को को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करने से उसके जो इमोशंस हैं उसको हम एक सही दिशा दे सकते हैं, उसका मार्गांतरीकरण किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी बच्चे में किसी भी परिस्थिति को लेकर के गुस्सा है और वो उसको अगर प्रदर्शित नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा, वो किसी काम में मन नहीं लगा पाएगा। तो मान लीजिए कि हम कुछ रोल प्ले एक्टिविटी करवाते हैं और उसको वहाँ पर एक मौका दिया जाता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, तो वो एक बेटर वे है कि वो अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकता है। फिर हम एज ए टीचर बात करें तो इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी, जो भी हमारी शिक्षण विधियां हैं, हमारा पाठ्यक्रम है, वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, गतिशील, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और चाइल्ड सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित होना चाहिए। कि यहाँ पर हमें बच्चे को ध्यान में रखना है और बच्चे को भी केवल इस तरह से नहीं, उसके संवेगों को हमें मुख्य तौर पे ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में किस तरह के संवेग उसके अंदर जागृत होते हैं, किस तरह के संवेगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किस तरह के संवेगों को रोके जाने की आवश्यकता है और उनको चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की हमारी शिक्षण विधियां इस तरह से हो, हमारा पाठ्यक्रम इस तरह से हो, हमें इस तरह ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हर जो बच्चा है वो लव और सिंपैथी का हकदार है, उसको प्यार भी चाहिए और उसको सिंपैथी भी चाहिए। देखिए, हर बच्चा चाहता है कि उसे प्यार चाहिए। ये जो प्यार है ये कैसा होगा, ये हर बच्चे के लिए है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बच्चा है उसको वो कैसा भी काम आपके सामने प्रदर्शित करता है, अगर मान लीजिए वो गलत भी कर रहा है तो भी आप उसको गुस्सा प्रदर्शित ना करें। हाँ, उसको समझाई जा सकती हैं चीज़ें, उसके प्रति आपकी सिंपैथी होनी चाहिए। कहीं उस बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ तो पक्षपात हो रहा है, कि जो एक्टिविटी किसी और बच्चे ने की तो उसको तो बहुत शाबाशी मिली या बहुत अच्छे से मैडम ने बात की उससे, लेकिन मुझे मैडम गुस्सा कर रही हैं। अब उसके पीछे क्या फैक्टर्स है वो बच्चा नहीं समझता, लेकिन वो ये देख रहा है कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो लव और सिंपैथी बच्चे के लिए, बच्चे को आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको उसे देनी चाहिए। फिर बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिविजुअलिटी, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। आप उसको कहीं आप उसको कमतर ना समझें, आप उसको ये समझें कि वो बच्चा भी, उसमें भी कैलिबर है, वो भी बच्चा कर सकता है। फिर हम देखते हैं यूज़ ऑफ पॉजिटिव मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड ट्रेनिंग इमोशंस। ये जो बच्चे में इमोशंस होते हैं इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इमोशंस को ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स दिए हैं जो कि पॉजिटिव मेथड्स हैं। यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव मेथड्स लिख रही हूँ उसका मतलब ये है कि दो तरह के मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव मेथड्स हैं वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं और जो नेगेटिव मेथड्स हैं वो आपके अंदर नेगेटिविटी लाते हैं। तो आप अगर पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिविटी ही चारों तरफ फैला सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड ही बांटेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, आप बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज कराई जा सकती है जिसमें माइंडफुलनेस हो सकता है। बच्चे इसमें अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक शांति प्रदान करने के लिए एक शांत जगह पर ध्यान की अवस्था लगा सकते हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे पास बैक आएंगी, वापस आएंगी। फिर अगर मान लीजिए कि कहीं से हमें नेगेटिविटी मिल भी रही है तो हम अपने आप को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर लें।
हम अपने आप को कहीं और चैनलाइज कर लें। जैसे मैंने अभी चैनलाइज करने की बात की, आप टीवी देखना अच्छा लगता है, आप टीवी देखिए। आपको कोई वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, आप वीडियो गेम खेलिए, लेकिन अपने आप को उस परिस्थिति से अलग कर लीजिए। लीव नेगेटिव थिंकिंग, आप नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, विचार को त्याग दीजिए। आप ये मत सोचिए कि सब मेरा बुरा ही करेंगे। आप ये भी सोचिए कि जो लोग आपका अच्छा करते हैं आप उनके बारे में सोचिए। जो लोग आपके लिए अच्छा करते हैं उनके लिए ग्रेटफुल होइए, उनके लिए कृतज्ञ होइए, उनका एहसान मानिए, उनको अच्छा मानिए, उनका जो किया है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। और जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं उसको याद रखिए, और जो बुरी चीज़ें उनको भूलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती हैं। फिर एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं, मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं, नैतिक और धार्मिक मूल्य, इनको आप अपनी शिक्षा में इंटीग्रेट कीजिए, अपनी क्लास एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेट कीजिए। क्योंकि बहुत सारी हम लोग ऐसी चीज़ें अब वापस अपनी मोरालिटी की तरफ जा रहे हैं, रिलीजियस नेचर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब जो हम भी इस बात को समझ चुके हैं कि प्रकृति से आप वैर नहीं कर सकते हैं। आपको जो मॉरल वैल्यूज़ है, जिनको हम बहुत पहले तक हम ये समझते थे कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आज हम बैक टू नेचर जा रहे हैं, बैक टू मोरालिटी जा रहे हैं, तो उसको आपके वैल्यूज़ में लाना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रेजेंट एज रोल मॉडल, एज अ टीचर भी आपको एज रोल मॉडल प्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने एज अ पेरेंट बात की थी कि इमोशंस आर कॉट नॉट टॉट, इमोशंस सिखाए नहीं जाएंगे, लेकिन आप खुद ही उसको कैच करते हैं। तो आपको एज अ टीचर भी ऐसा रोल मॉडल प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, कि बच्चे आपको देख करके खुद ही सीखें कि किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से इमोशंस को राइट प्लेस पे, राइट समय पे उसको प्रेजेंट करना है। फिर टू टेक केयर ऑफ बैलेंस्ड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में हो, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि वो सोशल ग्रुप में रहता है, पीयर ग्रुप में रहता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे की उस ग्रुप में इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, वो बच्चा इक्वली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, और कहीं से भी उसको रिजेक्शन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कहीं कोई ग्रुप में ऐसा बच्चा होता है जो किसी बच्चे को नेग्लेक्ट फील कराता है, तो एज अ टीचर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कोई भी ऐसा मौका ना हो, किसी भी बच्चे को नेग्लेक्ट फीलिंग ना आए। फिर नॉट टू इग्नोर इमोशनल चेंज इन बिहेवियर, कि अगर किसी बच्चे में कोई इमोशनल चेंजेस आप देख रहे हैं उसके बिहेवियर में, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करता है क्लास में, और कुछ दिन से वो बहुत ही गुस्से में रहता है, वो कुछ भी गलत बोल जाता है, बच्चों से लड़ाई करता है, तो आपको ये जानने का प्रयास करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो उसका भी बिहेवियर है वो डिज़ायरेबल नहीं है। आपको उसकी तह तक जाना है, आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना है, और ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये भी हो सकता है उसके पेरेंट्स से बात करनी पड़े, आप कीजिए, आप उसके पीयर ग्रुप में बात कीजिए, आप उसके नेबरहुड में बात कीजिए, लेकिन आपको उसको पता लगाना है और उसके बिहेवियर को चेंज करने में दोबारा से उसकी मदद करनी है। फिर उसके बाद है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क, किसी भी काम को जब बच्चा करता है तो उसको उसके साथ इमोशनली जोड़िए। अगर किसी काम में हम इमोशनली जुड़े हुए होते हैं तो हम उसे दिल लगाकर काम करते हैं, हम उसमें अपनी पूरा इनपुट देते हैं, पूरी उसमें 100% अपनी उसमें मेहनत देते हैं, और उस काम में हम बहुत अच्छे से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर उसको हम बहुत जो चीज़ें हमें उसकी नहीं भी आती हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो बात करते हैं टीचर्स और अपने क्लासरूम में क्या क्या कर सकता है, तो देखते हैं टीचर्स इसी के साथ अपनी मेथडोलॉजी को लेकर के वो क्या कर सकता है। टीचर्स इसे हम देखते हैं कि अपना जो उसका रोल है, जैसे वो कुछ भी पढ़ाता है, कुछ भी उसको टीचिंग करनी है, तो कोई भी चैप्टर हो सकता है उसका, तो वहाँ पर उसको इमोशंस को जागृत करना है, यानी जो भी उसके संवेग है उसको जागृत करके उसमें इंटरेस्ट लाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो टीचर है उसको पाठ पढ़ाना है झांसी की रानी।
अब झांसी की रानी की जो कविता है आप लोगों ने पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो जो कविता है वो वीर रस से परिपूर्ण है। अब वहाँ पर वीरता की भावना ओतप्रोत होती है उसमें, तो ये देश प्रेम से भी युक्त है कविता। तो हम यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में बताएंगे, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे और कविता को वीर रस का आनंद लेते हुए जब कविता को सुनाएंगे तो बच्चे के जो इमोशंस हैं, देश प्रेम की भावना अपने आप ही उसमें जागृत होती है। तो इस तरह से हम उसमें संवेगों का जागरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल इन प्रॉपर सोशल बिहेवियर बाय रिफाइनिंग इमोशंस, उसके जो इमोशंस हैं उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो इमोशंस हैं इनको रिफाइन करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सोसाइटी में, समाज में एक प्रॉपर बिहेवियर शो कर सकें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मानक के अनुसार, जो सोशली अप्रूव्ड जो नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम इमोशंस को बच्चे के रिफाइन कर सकें और इस तरह के बिहेवियर को, वो सोशल बिहेवियर को प्रेजेंट कर सके। इस तरह की क्षमता जो बच्चों में है वो अध्यापक उत्पन्न कर सकता है। फिर उसके बाद टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू डू ग्रेट वर्क बाय अराउजिंग सूटेबल इमोशंस, कि कोई जो महान कार्य करते हैं लोग, ऐसे उसमें जो इमोशंस की आवश्यकता है, जो संवेगों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के बारे में उनका परिचय दें, उनके कामों से हम जब अवगत कराते हैं उनको, तो ऐसे संवेगों को भी हम जागृत बच्चों में कर सकते हैं। फिर आर्ट्स हुआ, कला, संगीत, साहित्य या कोई भी सुंदर चीज़ें हैं, उनके प्रति किस तरह से सौंदर्यात्मक मूल्य उत्पन्न किए जाएं, ये काम भी टीचर के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, हम जिस तरह से किसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, कोई भी हमारा चैप्टर है या म्यूज़िक की बात करें, हम लिटरेचर की बात करें, किसी भी वस्तु की बात करें, किसी भी कंसेप्ट की बात करें, तो जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे संवेगों को जागृत करने में। अगर हम रसों को ध्यान में रखें, जो हमारे नवरस हैं, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, इन रसों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी भी विषय का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे अंदर वो जो उससे संबंधित संवेग हैं वो जागृत होते हैं। तो एक अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पाठ के साथ पूरा न्याय करे, पूरा जस्टिफिकेशन करे। और हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, हम जो भी डिफरेंट फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी महान लोग हुए हैं, उनके जो महान काम हैं, वो महान साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, समाज सुधारक भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे लोगों से हम अपने बच्चों का परिचय कराएं, उनके बारे में बताएं और उनकी जो जीवनियाँ हैं उनके साथ साझा करें, ताकि हम बच्चों को उनसे जब अवगत कराएंगे तो बच्चों के मन में ये संवेग जागृत होंगे कि किस तरह से देश प्रेम किया जा सकता है, किस तरह से सबके लिए अपने से छोटों के प्रति स्नेह की भावना को विकसित किया जा सकता है, किस तरह से हम ईर्ष्या को दूर भगा सकते हैं, किस तरह से हम लोगों से नफरत ना करें, ऐसा सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमें किस तरह से हम अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं एक अध्यापक के द्वारा किए जा सकते हैं, कि एक अध्यापक का बहुत बड़ा रोल है जो आज मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को यह बताने में, आप लोगों के साथ जो टीचर्स का रोल है मुख्य तौर पे, और जो हमारे पेरेंट्स का रोल है किसी भी बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, वो आपके साथ साझा करने में मैं आपके साथ साझा करने में मैं सफल हो पाई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो अन्य संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सीटेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि इसमें आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।